क्लास 11 फिजिक्स में आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड। इसमें कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह वो नहीं है, जस्ट लाइक एक फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है कि इसमें जनरली अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखें तो इसमें ह्यूमन एंड साइंस रिलेटेड जो प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में बताई गई एक समरी है। मतलब आप क्लास 6 से साइंस पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, 11th में आगे, फिर 12th पढ़ेंगे, फिर हो सकता है आप में से कुछ इंजीनियरिंग करें, कुछ मेडिकल करें और आगे रिसर्च तक चले जाएं। तो जितना हमारा फील्ड बनता है साइंस का, उसके बारे में यही क्लास 11 में थोड़ा थोड़ा बताया गया कि हाँ ये भी होता है, वो भी होता है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आपको एनसीईआरटी का ये चैप्टर पूरा पढ़ना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, आपको कुछ आइडिया मिलेगा इससे। ठीक है, तो सबसे पहले जो काम की चीज़ें हैं मैं वो आपको इसमें बता दूं कि, है ना, जो सबसे पहले चीज़ आपका है, एक वर्ड है आपका साइंस, है ना। ये साइंस वर्ड आया कहाँ से, है ना, इस साइंस वर्ड की बात करनी चाहिए। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉलेज। नॉलेज के बारे में तो सबको पता है कि नॉलेज क्या वर्ड है। ठीक है, इसी नॉलेज का मतलब होता है टू नो। नॉलेज का मतलब होता है टू नो एंड गेट एक्सपीरियंस, है ना। आप कि जानिए और उसको समझिए और फिर उसके बारे में आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो साइंस जो है इसको डिफरेंट कंट्री, आपके जितने भी कंटिनेंट्स हैं उन सब में इसको रिलेट किया गया। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि एक लैटिन वर्ब है, लैटिन वर्ब, उसका नाम है SCIENTI, सिंटिया, है ना। तो साइंस इज एक्चुअली कम फ्रॉम ए लैटिन वर्ब सिंटिया विच मीन्स टू नो। सिंटिया का मतलब हो गया इंग्लिश में टू नो। ठीक है, उसी तरह से एक आपका संस्कृत वर्ड है, एक संस्कृत वर्ड है आपका विजनन, है ना। तो विजनन से विज्ञान हुआ। इंग्लिश में हम साइंस कहते हैं और संस्कृत एक वर्ड है विजनन, उसका हिंदी में मतलब हो गया विज्ञान। उसी तरह से एक अरबिक वर्ड है आपका, अरबिक वर्ड है जो इंडिया में यूज होती है, इल्म, है ना। इल्म का मतलब भी टू नो, है ना। तो साइंस जो है इन्हीं सारे वर्ड से डिराइव किया गया है। तो इन सब का लगभग एक ही मीनिंग है, नॉलेज, टू गेट नॉलेज। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ी, हमारी इजिप्ट, इंडिया, चाइना, ग्रीस, मेसोपोटामिया और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हुए। तो जैसे जैसे हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट होती चली गई, तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने साइंस के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो साइंस के लिए मेन प्रोग्रेस हम मानते हैं 16वीं सेंचुरी से, जो एक्चुअली साइंस डेवलप हुई, जिसमें आप एक सब्जेक्ट बन के निकल के आया कि हाँ ये मैथ्स है, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिसिन, है ना, ये सारी चीज़ें हमारे निकल कर के आई। तो अब बात ये आती है कि अगर हम मुझे साइंस के बारे में बतानी हो कि साइंस है क्या, आपसे अगर कोई पूछ ले कि साइंस क्या है तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो साइंस अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज साइंस, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट to understand natural phenomena in as much as detail, in
as much detail as possible। मतलब हमारी जो नेचुरल फेनोमेना है, जितने आपके आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं, है ना, जो भी हर चीज़ आपके इवन बेडरूम से लेकर के, आपके बाथरूम से लेकर के, आपके स्कूल जाना, घर आना, ऑफिस जाना, इसमें आप जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, और फिर नेचर को देखो, सीजन का चेंज होना, है ना, टाइम का पास होना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अर्थक्वेक है, पता नहीं अनेकों चीज़ें हैं। तो उन सब के बारे में स्टडी की जा रही है, रिसर्च हो रहे हैं और रिसर्च आगे होते भी रहेंगे। तो इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना पॉसिबल हो सकता है उसके बारे में हम जितना एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट करके एक नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो उसी को समझने की जो प्रोसेस है उसी को हम साइंस कहते हैं। और आपको डिफाइन वे में हम इसे कह सकते हैं, साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल को सिंपल आप कह सकते हैं कि ये कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस हो गया। जैसे मान लीजिए किसी ने एक्सपेरिमेंट कर दिया, कंक्लूजन दे दिया, बाद में किसी ने उसको अपडेट कर दिया, किसी ने उसको गलत प्रूफ कर दिया, किसी ने उसको सही प्रूफ कर दिया। हो सकता है आप चल के कोई नई थ्योरी बना दें या पुरानी थ्योरी में कुछ चेंजेस कर दें या कुछ ऐड ऑन कर दें, है ना। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, ये सब इसी को हम साइंस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल होगी जब आपको उसको समझने की, जानने की इच्छा होगी और वाकई में आप उसको करना चाहेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक टर्म आता है फिर, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका, व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द साइंटिफिक मेथड involves several interconnected steps such as systematic observation, controlled experiments, qualitative and quantitative reasoning, mathematical modeling, prediction, and verification or falsification of theories। और falsification of theories।
ठीक है। तो देखिए ये एक लैंग्वेज है हमें समझाने के लिए कि साइंटिफिक मेथड है क्या। तो तो हमारा आंसर हो जाता है साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप्स। ये जितने भी स्टेप्स बताए गए हैं टेक्निकल नेम से, इन सब का एक इंटरकनेक्टेड स्टेप्स है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक मेथड। इसमें और भी चीज़ें आ सकती हैं। अब बात आती है कि वो इंटरकनेक्टेड स्टेप्स क्या हैं। पहला सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन एंड वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज। अब इस चीज़ को समझाने के लिए हर एक्सपर्ट की अलग अलग व्यूज़ हो सकती है। एक जो साइंटिस्ट हैं उनकी अलग अलग व्यूज़ हो सकती है। अगर कोई समझा रहा है कि ये सारे स्टेप ऐसे हो सकते हैं तो दूसरा उसको गलत कह सकता है ना, या कोई सही कह सकता है या एग्री कर सकता है। मतलब मैं वो बात कह रहा हूँ कि कोई इसमें एग्री करे या डिसएग्री करे, वो होगा इसके एक्सप्लेनेशन पे। इस जो स्टेप्स है ये बिल्कुल सही है, ये सब कहेंगे कि हाँ ऐसा होता है, लेकिन जो स्टेप्स फॉलो करने की बात होती है तो ये स्टेप जब कोई फॉलो कर रहा है तो जो प्रोसीजर वो फॉलो कर रहा है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं या सिमिलैरिटीज़ हो सकती है ना, और इसको हर लोग अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। तो ये एक डिबेट इश्यूज़ है, इस पे कोई बैठ जाएंगे तो पता नहीं कितने घंटे तक लेक्चर चलता रहेगा। अगर मैं आपको सिंपल सी बात कह दूं कि इन सब का मेन मोरल पर्पस क्या है, जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ लॉज आ जाते हैं, है ना। एक लॉज पढ़ने को मिलता है कि न्यूटन्स लॉज है ना, या ग्रेविटेशनल लॉज है। तो ये लॉ मतलब लॉ होता है, ठीक है। ये लॉ की जो रिजल्ट होती है या कंक्लूजन होता है वही हमें पढ़ने को मिलता है, ठीक है। हम उस रिजल्ट और एक कंक्लूजन को पढ़ते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। हमारा काम बस इतना है एज ए स्टूडेंट। लेकिन जब हम इसमें साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को उस लेवल पे जाके, तो हमें देखना पड़ेगा कि एक तो हम इस लॉ को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी लॉ बन चुकी है ना। हम रिकमेंड कर सकते हैं कि इसमें ये चीज़ें हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब जैसे ही आप कुछ रिकमेंडेशन करोगे कि हाँ इस लॉ में कुछ एड ऑन होनी चाहिए या इसमें कुछ गलतियां हैं, है ना, जैसे लिखा है ना फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी, या वेरीफाई करो या आप कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हो, तो जैसे ही आप यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज करने के लिए आपके पास एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए कि क्या आपने ये सारे सिस्टम्स को फॉलो किए हैं, क्या आपकी ऑब्जर्वेशन सिस्टमेटिक थी, है ना, क्या वो बाकी लोगों ने वेरीफाई किया है। तो एक पैनल बैठ जाएगा एक तरह से, जिसमें पैनल भी ऐसे नहीं बैठ जाते कोई कुछ बोल दिया और लोग आगे बैठ गए। तो उसके पहले आपको रिटन प्रूफ देना होगा, उसको लोग सब लोग पढ़ेंगे कि आपने क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस तरह एक्सपेरिमेंट किया, किस कंडीशन में एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आपने क्या क्या आइडियल कंडीशंस फॉलो किए, प्रैक्टिकल डेटा क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्या है, और आप अपनी थ्योरी पे कितना है ना कॉन्फिडेंट है। तो इस पर आप जब सबमिट करेंगे तो फिर उसे क्रॉस क्वेश्चंस आएगी। जब आप उस क्रॉस क्वेश्चंस का जवाब देंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें फॉलो हुई हैं, तब फिर आपको वो बुलाएंगे, और बुलाने के बाद फिर बोलेंगे ये सब करके दिखाओ, है ना, क्यों गलत है मुझे समझाओ। हो सकता है वहाँ आपको एक नहीं 100 को पढ़ाना समझाना पड़ जाए, काफ़ी टाइम लगे, और अगर सब के सब एग्री हो जाएंगे या उसमें मेजोरिटी एग्री होगी तब जा कर के इसमें कुछ चेंजेस होगा, या अगर कोई नई चीज़ आपने बनाई है तब वो एक लॉ बनेगा और फिर आपका नाम ऐड होगा। बात समझ में आई? इसी को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। तो एज ए स्टूडेंट जब हमें कोई लॉ मिल जाता है तो फिर हमारी कोई राइट नहीं है उसके वर्ड को चेंज करने की। जो एक साइंटिस्ट ने जिस तरह से लिख दिया है फिजिक्स में उसको हमें एज इट इज़ लिखनी होगी। तो जो एनसीईआरटी बुक में जो लॉ लिखी गई वो उस चीज़ को मानते हुए लिखी गई है। जो डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में वही लिखनी चाहिए। जनरली होता क्या है कि रेफरेंस बुक बनती है तो ऑथर अपने लैंग्वेज में चेंजेस कर देते हैं समझाने के लिए, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है ना, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। या स्टूडेंट भी समझ लेने के बाद अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं जो गलत है। हाँ आप उसको एक्सप्लेन कीजिए अपने लैंग्वेज में, लेकिन जो स्टेटमेंट है चाहे वो लॉ हो चाहे डेफिनेशन हो उसको आप चेंज
नहीं कह सकते। तो कहने का मतलब ये है कि मोरल थ्योरी ये है कि साइंस और साइंटिफिक मेथड की एक रूल है, उस रूल के हिसाब से सबको चलना होता है, चाहे वो लर्नर है, चाहे एक्सपेरिमेंट कर रहे हों, चाहे रिसर्चर्स हों, चाहे जो भी हो। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल साइंस इज़ वेरी डायनामिक एंड देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस एंड नो अनक्वेश्चनेबल ऑथोरिटी अमंग साइंटिस्ट, है ना। क्लियर है। अब बात आती है फिजिक्स की, चूँकि अब साइंस के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, है ना। हर कंट्री में अलग अलग चीज़ें डाली गई हैं साइंस में। कहीं मैंने सुना है, मैं उतना श्योर नहीं हूँ, कि ज्योग्राफी भी साइंस में आती है, यूरोप में किसी जगह या ऑस्ट्रेलिया में, पता नहीं मुझे, आई एम नॉट श्योर, बट सुना है ना। ऐसे ही कांटेक्ट होता जाता है, कोई कुछ स्टूडेंट बता देते हैं, या किसी पेरेंट्स ने बताया, या कोई है ना सीनियर थे उन्होंने बताया था, तो मुझे लगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। क्लियर है। तो अगर मैं अपने इंडिया की बात करूं तो हमारा जो सिलेबस डिज़ाइन करते हैं वो है NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना। वो NCERT का एक बॉडी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सिलेबस चलती है, और फिर उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट बोर्ड्स हैं हमारे देश में, CBSE, ICSE है, IGCSE है, पता नहीं और क्या स्टेट बोर्ड्स हैं, ठीक है। तो सब अपने कल्चर को मेंटेन करते हुए, है ना, जो सोशल साइंसेज है वो बनाते हैं। और साइंस की बात करें तो यहाँ पे तो कल्चर का कोई बात नहीं है, तो साइंस साइंस है। तो हमें जो पढ़ने को मिला गया है NCERT NCF से, उसमें इंडिया में साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़नी है ना, और मैथ्स को इंक्लूड माना गया। मैथ्स हमारा मेन कंपोनेंट हो जाता है ना। तो जो हमें 10th तक तो पढ़ना ही पढ़ना है सबको, और आगे 11th 12th में ग्रुप डिवाइड हो जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से मैथ्स सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, फिजिक्स तो पढ़नी ही है। अब जब फिजिक्स आपको पढ़ना है तो मैथ्स तो पढ़ना ही है, भले ही आप कोई बिगनर्स लेवल पे हो या बेसिक नॉलेज पे हो, मैथ्स तो सबको पढ़नी चाहिए। इवन जो आर्ट्स में इकोनॉमिक्स, कॉमर्स हैं, उनको भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स जो है नेचुरल साइंस का ही एक डिसिप्लिन है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, उसी तरह से फिजिक्स भी आती है। अब बात आती है कि फिजिक्स क्या है ना। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि व्हाट इज़ फिजिक्स, अब एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ फिजिक्स। मैं इस फिजिकल चैप्टर्स में जो भी कुछ बोल रहा हूँ वो NCERT बुक में जो लिखी गई है वही बातें बता रहा हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा इसमें, है ना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप मुझे अपना सीनियर समझ के बिलीव करके समझ सकते हैं कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं जो NCERT में लिखी गई हैं, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। मेरी हमेशा टेंडेंसी रहती है ना कि मैं बाहर ना जाऊँ, है ना। जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है, जितना टारगेट में, उतना ही मतलब रखूँ, ठीक है। आपको भी यही करना चाहिए। अब जब जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट इज़ फिजिक्स, ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा एज पर NCERT वो क्या है, द वर्ड फिजिक्स The word physics comes from a Greek word physicist यानी ये ग्रीक वर्ड है, मीनिंग नेचर मतलब प्रकृति से ही फिजिक्स को लिया गया है। संस्कृत में ये फिजिक्स जो है इक्विवेलेंट है भौतिकी का। इन संस्कृत
फिजिक्स इज इक्विवेलेंट टू भौतिकी। ठीक है, ये एक संस्कृत वर्ड है। भौतिकी रेफर्स टू स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो हम जनरली क्या कह सकते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिकल वर्ल्ड है ना, इसकी स्टडी ही फिजिक्स है। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, सिंपल। मैंने आपके लेवल पे, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना, है ना। इसकी दूसरी मीनिंग क्या आ जाएगी? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड इट्स नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स इज the study of basic law of nature and its natural phenomena। ठीक है, तो जब आपको 11th क्लास में जो फिजिक्स पढ़नी है वो सर्टेन कुछ कंसेप्ट्स हैं और लॉज हैं, तो उसको इंक्लूड करते हुए क्लास 11th और 12th की फिजिक्स बनाई गई है, जिसमें एक सर्टेन कंसेप्ट है, लॉज है, डेफिनेशंस है, उसकी एप्लीकेशंस हैं, उसको हमें पढ़ना है ना। जैसे 11th की बात करें तो इसमें जो लॉज ऑफ मोशन आएंगे, फ्रिक्शन आएगा, ग्रेविटेशन लॉ आएंगे जिसमें न्यूटन का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, वैसे ही जब हम 12th में जाएंगे तो हमारा मैक्सवेल की कंट्रीब्यूशन वहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। मैक्सवेल भी एक साइंटिस्ट थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ठीक है, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें पढ़ना होगा। तो एक अटेम्प्ट होती है कि पूरे फंडामेंटल लॉज जिसे हम कहते हैं, जो साइंटिस्ट ने हमें साइंस में दिया है, स्पेशली फिजिक्स में, तो उस अटेम्प्ट को स्टडी करना, समझना, उसके बेसिक लॉज को समझना, एक्सपेरिमेंट करना, यही फिजिक्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका स्कोप क्या है, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। Scope and excitement of physics। ठीक है, बेसिकली there are two domains of interest। There are two domain of interest। ठीक है, पहला है आपका मैक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन, इट इंक्लूड्स phenomena at it includes phenomena at laboratory, terrestrial
terrestrial and astronomic scales and astronomical scales। देखिए होता क्या है कि जो आप लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन हो गया। टेरेस्ट्रियल का मतलब हो जाता है कि आप किसी प्लेनेट पे प्लेनेट से प्लेनेट की रिलेशन देख रहे हैं या प्लेनेट पे ही सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वो टेरेस्ट्रियल हो गया। और एस्ट्रोनॉमिक हो गया कि किसी भी प्लेनेट से आप स्पेस चले गए पूरा आगे तक, तो जहाँ तक आप जा सकते हैं वो सब आपका एस्ट्रोनॉमिकल स्केप्स में स्केल्स कहलाएगा। तो ये एक डोमेन है जो फिजिक्स में, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में काउंट की जाती है, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा आपका आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन। यही मेन हमारे डोमेन इंटरेस्ट है स्टडी करने की, रिसर्च करने की। तो अब आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या होता है? इट इंक्लूड्स एटॉमिक, molecular and nuclear phenomena ठीक है। तो अगर हम स्कोप और एक्साइटमेंट इन फिजिक्स की बात करें तो हमारे पास इंटरेस्ट के लिए दो डोमेन है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन और एक माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में मैंने बता दिया, जब आप स्टडी, रिसर्च या कुछ भी डील या पढ़ें, एटॉमिक हो, मॉलिकुलर हो या फिर न्यूक्लियर फिनोमेना, ये सारी आपके माइक्रोस्कोपिक डोमेन में काउंट होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम मॉडर्न डे में रहते हैं, हम साइंस काफ़ी डेवलप हो चुकी है, जिसको बोलते हैं मॉडर्न, है ना, मॉडर्न फिजिक्स है या मॉडर्न वर्ल्ड है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो हमसे काफ़ी पुरानी है। जब बिगनिंग हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी 16th सेंचुरी से जो साइंस डेवलप हुआ, या उस टाइम जो फिज़िक्स थी जिसमें न्यूटन थे द ग्रेट, है ना, तो उस फिज़िक्स के उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिज़िक्स। तो वो क्या होता है? ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स मैंने जैसे बताया 16th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, है ना। क्लासिकल फिजिक्स, जैसे आप कहते हैं ना क्लासिकल सिनेमाज वगैरह, मतलब काफ़ी पुराना हो गया, है ना। तो वैसे ही फिजिक्स में तो क्लासिकल फिजिक्स के फादर न्यूटन है, न्यूटन को माना गया है। एंड इट डील्स मेनली विथ macroscopic phenomena, एंड है ना। ये मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना क्या होता है वो तो आपने पढ़ लिया था थोड़ी देर पहले। अब उसी को डील करता है, और उस डीलिंग में भी, या उसमें जो हमारा स्कोप है पढ़ने का, वही हमारे क्लास 11th और 12th में है। ठीक है, तो जैसे हमारा डिवीज़न आ जाता है मैकेनिक्स, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब क्लासिकल फिजिक्स है। इंक्लूड्स मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना एंड सब्जेक्ट्स लाइक ये सब फिजिक्स के ही डिवीज़न है। जैसे आपका आ गया मैकेनिक्स, ये आप 11th में पढ़ेंगे पूरा का पूरा मैकेनिक्स। फिर आपका आएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमें पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, और उसके साथ जितने भी इंटर रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन है वो सारा हम पढ़ेंगे। तो ये 12th में पढ़ना होता है, ये 11th में पढ़ना होता है, ये सब हमारे क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं। सो इट डील्स मेनली विथ द मैक्रोस्कोपिक फिनोमेना एंड सब्जेक्ट्स लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स जैसे आप लाइट के बारे में पढ़ते हैं ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन,
लेंस, मिरर। अब इसमें ये सब 12th में पढ़ना है और उसमें और भी सारी टॉपिक आ जाती है जैसे इंटरफेरेंस, है ना। लाइट ऑप्टिक्स जनरली रे ऑप्टिक्स हो जाएगा और वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा। तो इसका पार्टिकल नेचर, वेव नेचर, ये सब हमारा क्लासिकल फिजिक्स में है। ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो ये क्लासिकल फिजिक्स है जिसमें दो टॉपिक 11th में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, और दो टॉपिक हम 12th में पढ़ेंगे। यही आपका है ना क्लासिकल फिजिक्स है। मैकेनिक्स जो है इसमें न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आते हैं और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आपके मैक्सवेल्स लॉ, एम्पियर्स लॉ, मतलब जहाँ पे आपका पूरा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंसेप्ट इंक्लूड होता है, वो सारी चीज़ें आती हैं। जो मॉडर्न फिजिक्स की हम बात करेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स हमारा जो है वो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसमें नेक्स्ट, मतलब अब माइक्रोस्कोपिक आप समझ गए, वो क्लासिकल फिजिक्स में आएगा। फिर अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स, है ना, तो हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ फिजिक्स deals with the constitution and structure of matter at the minute मतलब बहुत ही स्मॉल, है ना, माइंड जो आंखों से नहीं दिखेगी, माइन्यूट स्केल्स ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिया, है ना। और ये आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन ही हमारा मॉडर्न फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स इन सब चीज़ों को डील नहीं कर सकता। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि फिजिक्स एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, जो पूरे आप 11th और 12th में इस को पढ़ेंगे, समझेंगे और कुछ आपको इंटरेस्ट आएगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी रेंज है ना। स्टार्ट होगी आपकी लेंथ, मास, टाइम, एनर्जी से स्टडी करते हुए उसके बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे फिनोमेना और भी फोर्स, मोमेंटम, पता नहीं क्या क्या सारा कुछ आ जाएगा जो आपको धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात एक आती है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट क्या है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट तो आपको समझ में आता है कि आपने कितने उसको एक्यूरेसी या प्रिसीजन के साथ किया है, वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट होती है। मतलब आइडियल कंडीशन क्या है और उसमें क्या मिनिमम एरर के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, वो आपकी क्वालिटेटिव मेजरमेंट होती है। अब बात आती है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, है ना। ये दो वर्ड काफ़ी यूज़ होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव तो मैंने बता दिया आपको, क्वांटिटेटिव क्या है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट is central to the ग्रोथ ऑफ साइंस। समझ में आ गया आपको? एक साइंस का ग्रोथ का एक सेंट्रल पार्ट है ये, है ना। स्पेशली फिजिक्स, ठीक है।
मतलब इसमें एक जर्नी है ना, जितने लॉज हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, सबका अपना कंट्रीब्यूशन है ना। तो उसकी जैसे ग्रोथ हुई फिजिक्स की, किस तरह से ग्रोथ हुई, वो पूरा क्वांटिटेटिव है कि क्लासिकल में मैकेनिक्स में इतने सारे चीज़ें आ गई, है ना। न्यूटन से स्टार्ट हुआ, फिर है ना फ्लूइड जाते जाते आपके आर्किमिडीज आ गए, स्टोक्स आ गए, बहुत सारे आ गए, फिर हीट आ गया, जूल आ गए, है ना। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है। तो एक तरह से वो ग्रोथ हुआ है 16वीं सेंचुरी से लेके आज 21st सेंचुरी तक, ग्रोथ ही ग्रोथ है। इस पूरे ग्रोथ की अगर टेबल फॉर्म में बनाया जाए, ईयर वाइज, मंथ वाइज, तो वही आपकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो गई। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए जैसे जैसे आप मेजरमेंट कर लेंगे तो हर एक लॉ आ गया, और उस हर लॉ के पीछे एक हाइपोथेसिस होगा, एक्सियोम्स होगा, कुछ मॉडल्स बने होंगे, है ना। तो इसी से हमारा ये फिज़िकल वर्ल्ड डिराइव हुआ है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं नाम दे दूं तो हर कंट्री में साइंटिस्ट हुए हैं, सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया, वही हमारा है। बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। तो जैसे कुछ आर्किमिडीज ले लीजिए। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे जो ग्रीस के थे। उन्होंने बॉयंसी प्रिंसिपल और लीवर का प्रिंसिपल दिया था, है ना। छोटे क्लासेस में आपने क्लास ऑफ लीवर पढ़े होंगे, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, इस तरह से। अगर सीबीएसई में नहीं पढ़ाया तो आईसीएसई में तो जरूर पढ़ाया जाता है 9th क्लास में। फिर एक गैलीलियो गैलीली आए जिन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया। ये गैलीलियो गैलीली इटली के थे। फिर क्रिश्चियन हाइगेंस आए, ये हॉलैंड के थे, इन्होंने लाइट के वेव नेचर को बताया। फिर आइजैक न्यूटन थे, ये लंदन में थे, ग्रेट ब्रिटेन। इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप दिया। फिर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने, साउंड के लिए कुछ स्पीड दिए। ठीक है, माइकल फैराडे, ये भी यूनाइटेड किंगडम में थे, इन्होंने लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया। ये इसको हम शॉर्ट में EMI कहते हैं। इसकी वजह से पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। इसके बारे में अभी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि वो 12th में डिटेल में पढ़ना है, आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इंड्यूस्ड EMF क्या है, इंड्यूस करंट क्या है। ठीक है, ये सब उस वक्त पढ़ना है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, ये भी लंदन के थे, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दिया, और इन्होंने ये बताया था कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट जो हम सन से जो लाइट आ रही है, आप उस लाइट को कह सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये किसने बताया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, ये भी ब्रिटेन के थे। ठीक है, फिर थे हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ये जर्मनी के थे। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट किया था, है ना। जैसे मैक्सवेल ने तो बोल दिया लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, उसको लैब में जनरेट किया किसने? हर्ट्ज ने, वो जर्मनी के थे। फिर हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स जनरेट करके दिखाया लैब में, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स। फिर जर्मनी के एक और साइंटिस्ट थे रॉन्टजेन, है ना, इन्होंने एक्सरे बनाया, डिस्कवर किया। फिर थॉमसन थे, ये भी लंदन के थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। आइंस्टाइन जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये अमेरिकन सिटीजन बन गए थे बाद में, और इन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc², जो काफ़ी फेमस है, ये सारे रिलेशन दिए थे। इंडिया के साइंटिस्ट का मैं मेन बता देता हूँ। एक थे मेघनाथ साहा, इन्होंने थर्मल आयोनाइजेशन बताया था। फिर एक थे सत्येंद्रनाथ बोस, SN बोस, इन्होंने क्वांटम स्टैटिस्टिक्स बताई थी। ठीक है, फिर थे S चंद्रशेखर, इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट बनाया, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार, एस्ट्रोनॉमी में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आपके टेबल दिए हुए NCERT में, उस टेबल को आप पढ़ेंगे तो पूरा फिजिक्स, मैंने मैक्सिमम तो बता ही दिया आपको, फिजिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच रिलेशन, उसकी डेवलपमेंट, है ना, तो और उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट किस तरह से हुई है, वो आपको नॉलेज मिल जाएगा, जस्ट लाइक द हिस्ट्री। और ये आपको इसलिए बताई जा रही है कि अब आप प्रिपेयर हो जाएं, आपको पूरे 11th 12th यही सब चीज़ें पढ़नी है। ओके, चलिए अब आज की क्लास यहीं पर। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, फंडामेंटल फोर्सेस। थैंक यू।
गुड इवनिंग स्टूडेंट। क्लास 11 फिजिक्स में मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 2 एनसीईआरटी का, जिसमें था फिजिकल वर्ल्ड। इसके बारे में आपने पूरी ग्रोथ पढ़ी फिजिक्स की, कैसे क्वालिटेटिव मेजरमेंट हुई, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हुई, पूरा एक ग्रोथ था 16वीं सेंचुरी से मॉडर्न एज तक पूरा एक ग्रोथ है, जिसके बारे में हमने क्या क्या डेवलपमेंट हुई उसका एक समरी जानने की कोशिश की थी। अब आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास है, ये फिज़िकल वर्ल्ड का है, सेकेंड टॉपिक और लास्ट है। अभी आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसमें ये फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हमें जाननी है। जनरली फंडामेंटल फोर्सेस क्या चीज़ है, तो अगर बात की जाए तो फिज़िक्स में है ना, मैक्रोस्कोपिक लेवल और माइक्रोस्कोपिक लेवल, इन सब को मिला दी जाए तब भी सिर्फ 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेस हैं, है ना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, फर्स्ट है आपका, और मैं ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ये सारे जो नेम है ना ये ऑर्डर में है, मतलब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे फोर्सेस स्ट्रांग होती चली जाएंगी। ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सेकेंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, थर्ड है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। है ना, यही 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ये अब जब आप क्लास 11th और 12th की फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट हमारा होता जाएगा सिलेबस का, तो आपको बहुत सारे फोर्सेस देखने को मिलेंगे, है ना। तो वो सारे फोर्सेस कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सब इसी में कहीं डिपेंडेंट हैं। तो यही 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी फोर्सेस आपको देखने को मिलेगा या समझने को मिलेगा, वो सब इसी में किसी न किसी पार्ट में होंगे, चाहे वो मैक्रोस्कोपिकल लेवल पे हो या फिर माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये सारे ऑर्डर में है, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये स्ट्रेंथ वाइज इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, है ना। ये स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन कितना ताकतवर फोर्स है, उसके हिसाब से ये सारे आपके ऑर्डर में है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स हो गया, उससे स्ट्रांग आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हो गए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से, अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को Fe और ग्रेविटेशनल फोर्स को लिख दूं Fg, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और ग्रेविटेशनल फोर्स आपका पूरी नेचर में वीकेस्ट फोर्स है, उससे स्ट्रांग हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और इससे स्ट्रांग है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, लेकिन वीक नाम है, एक्चुअली में ये दोनों जो है लास्ट के 3 और 4 ये न्यूक्लियर फोर्स है। ये माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे है, मतलब इनकी रेंज काफ़ी कम है, ये माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे है ना। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या है। तो ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, मतलब इनकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्स आप कह लीजिए, जिसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर फोर्सेस हैं। ठीक है, जो काफ़ी स्ट्रांग है, मतलब वीक नाम पड़ रहा है आपको, ये न्यूक्लियस में ही आएगा। अब आप समझ सकते हैं न्यूक्लियस की साइज़ कितनी होती है, 10⁻−15 मीटर। तो ये न्यूक्लियस की साइज, इसी साइज पे आपके वीक न्यूक्लियर फोर्स भी आते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी आते हैं। तो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और उस वीक न्यूक्लियर फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स,
और कितना स्ट्रॉन्ग है, लगभग आप मान लीजिए 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है ये। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज अबाउट 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पूरे नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हुआ, उससे स्ट्रॉन्ग वीक न्यूक्लियर फोर्स है, और उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, अब हम एक एक करके सबको समझना चाहेंगे कि ये क्या है, ये इनका रोल क्या होता है, किस तरह से ये एनर्जी को रिलेट करते हैं, है ना। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे आप छोटे क्लासेस में पढ़ते थे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस में ही लगती है, और ऐसे सेंट्रल फोर्स जो कंजर्वेटिव हो, है ना। तो अगर मैं देखूं तो जितने भी ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, न्यूक्लियर फोर्स हैं, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो इन तीनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को छोड़ देते हैं अभी, तो इन सब फोर्स के साथ आपकी एनर्जी कंजर्व्ड होगी। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताता हूँ, उसी में आपको मैं बता दूंगा एनर्जी के रिलेटेड। इसमें कुछ फोर्सेज ऐसे हैं जिससे एनर्जी का लॉस हो जाता है, ठीक है, बाकी सारे से एनर्जी कंजर्व्ड होगी। कहने का मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई तभी होगी जब आपका फोर्स कंजर्वेटिव होगा। तो उस जितने भी फोर्सेस हम पढ़ेंगे वो सब कहीं ना कहीं इसी 4 फोर्सेस में आते हैं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, सब डिपेंडेंट है, इसी में आएंगे। ठीक है, तो फोर्स के बारे में आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे कि फोर्स है क्या, किस तरह से ये अप्लाई होता है ना। ये पूरी बात आती है डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स की, है ना। न्यूटन्स लॉज ऑफ फोर्स आपने पढ़ा था। सेकेंड लॉ क्या कहता था, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। फिर आया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें न्यूटन ने क्या बताया, एवरी मासेस इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कोई भी मास हो, अब पूरे यूनिवर्स की बात आ गई, है ना। अब सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ सन को भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स 0 हो गई। मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेट फोर्स 0 हो गई। तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्सेज है। ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह काम करती है, और जहाँ भी काम कर रही है वो वीक ही है ना। इसी फोर्स की वजह से आपका पूरा गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, हमारा बिग बैंग हुआ, उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रेविटेशनल फोर्स है। पूरा एक सोलर सिस्टम का बनना, सोलर सिस्टम में मोशन होना, प्लैनेट सन का रिवॉल्व कर रहा है, कुछ सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, इन सब में ग्रेविटेशनल फोर्स का एक मेजर रोल प्ले होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जनरली आपको जो पढ़नी है वो 2 तरह की ही मानी जाए, 2 तरह की पढ़नी होती है। तो मैं पहला आपको बता रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका पहला हो जाएगा आपका सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स ही, है ना। इसमें क्या होता है ना, ये आपके पूरे प्लेनेटरी सिस्टम के लिए लगेगा। जैसे ये सन है, एक मॉडल है, ऐसे ऐसे जितने भी पूरे यूनिवर्स है सब में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सन हो गया, है ना, सारे प्लेनेट इस एक पार्टिकुलर पाथ पे, कुछ एलिप्टिकल है, कुछ सर्कुलर है ना, परफेक्ट सर्कुलर नहीं भी है, परफेक्ट एलिप्टिकल नहीं भी है, इस तरह से मोशन में है। सन को मिल्की वे के साथ रेस्ट में माना गया है, तो सन इसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और ये बॉडी भी सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो इससे क्या हो गया कि ये जो फोर्सेस हैं इक्वल और अपोजिट है। तो न्यूटन ने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोडक्ट है मासेस का, 2 बॉडी के मासेस का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। इसको अगर हम कंबाइन कर देंगे तो ये रिलेशन आएगा। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी भी हटा दो तो एक कांस्टेंट आता है G(m1m2/r²). तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का मैथमेटिकल रिलेशन है जो न्यूटन ने बताया। अब यहाँ पर जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो इसमें जो मासेस है ना, ये ग्रेविटेशनल मासेस है। इस मास को मतलब इस फॉर्मूले में जो मास आ रही है वो सब ग्रेविटेशनल मास कहलाएगी। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिससे उनमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी अपनी जगह पर ही है। जितना फोर्स से सन ने खींचा उतनी फोर्स से अर्थ ने भी सन को खींच लिया, और यही सिस्टम हर सिस्टम के लिए लग रहा है। पूरे स्पेस में, पूरे ब्रह्मांड में, जहाँ भी हो, हर बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो ये हमेशा पेयर में लगता है। तो जितने भी पेयर होंगे हर पेयर का सम क्या होगा, 0 हो जाएगा।
है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने बताया ये पेयर में लगता है और उस पेयर का नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि सन एट ए टाइम सबको अट्रैक्ट कर रहा है ना, सबको अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब हम अर्थ और सन का एक सिस्टम लेंगे तो उस वक्त हमें इन सब का पेयर लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 2 मासेस के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बनाई गई, क्योंकि आप जितने भी पेयर लेंगे सबका नेट फोर्स 0 हो जाएगा, बॉडी मोशन में नहीं आएगी। तो यही आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, मेन ग्रेविटेशनल फोर्स, जिससे कि इसमें जो ये मासेस m1 m2 ये ग्रेविटेशनल मास हो गए। ठीक है, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स है, हर जगह एग्जिस्ट करती है। और इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा आपका आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। दूसरा फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का ही पार्ट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये एक्सटर्नल फोर्स मानी जाती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, ये सिस्टम के ही पार्ट में था। आप इसको कह लो कि ये इंटरनल फोर्स है ना, ये एग्जिस्ट करेगा पेयर में, और ये पेयर में नहीं होता। दिस इज एक्सटर्नल, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। ये होता क्या है कि जैसे अर्थ का समझ लीजिए, जैसे ये अर्थ है ना, अर्थ किसी बॉडी को अपने सरफेस की तरफ, अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन है, इसकी फील्ड है, इसमें कोई भी बॉडी आएगी मान लो m मास की, तो अर्थ क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपनी तरफ, है ना। जैसे पेड़ से कोई फल गिरा तो सीधा अर्थ पे आ जाएगा, ऐसा नहीं कि वो वहीं रुका रहेगा, है ना। तो कोई भी चीज़ गिरती है अर्थ पे तो अर्थ उसको खींच रही है बेसिकली। तो ऐसा ही सिस्टम हर जगह, हर प्लेनेट के लिए है, मून के लिए है, सबका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसमें पावर है। तो हर प्लैनेट्स या स्टार्स, है ना, सन भी एक स्टार है, तो सबका अपना एक ग्रेविटेशनल पावर है, उसकी अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसके रीजन में जाने से वो बॉडी उस सरफेस की तरफ खींची चली जाएगी। तो ये श्योर सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है ये, हम दोनों कह सकते हैं, दो बोथ आर अट्रैक्टिव फोर्स। बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये इंटरनल फोर्स है और ये एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब बॉडी को बाहर से अर्थ खींच रही है, तो ये जिस फोर्स से खींचेगी वही कहलाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द पुल ऑफ प्लैनेट और पुल ऑफ अर्थ इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब चूंकि एक्सटर्नल फोर्स है तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू एम है, न्यूटन ने बताया था, ये एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला है ना। तो जैसे हम न्यूटन का सेकेंड फार्मूला लगाते हैं F इक्वल टू एम ए, तो इसमें ये जो m है ना, ये इनर्शियल मास है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल मास। मतलब इस फॉर्मूले में जो मास आ रही है वो इनर्शियल मास है, मतलब इस ऐसा मास है जिसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फॉर्मूले में जो मास था m1 m2 बाय r स्क्वायर, उसमें जो मास था वो ग्रेविटेशनल मास था, मतलब वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा। सिस्टम में मोशन में तो है लेकिन नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तो ये ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो Fg जो होगा हमारा वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम g से डिनोट करते हैं, है ना। अब आपको पता है mg तो वेट होता है, तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को हम वेट ऑफ बॉडी भी कहेंगे, वेट ऑफ बॉडी। और डिटेल में हम पढ़ेंगे क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर में। ठीक है, तो ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इससे एनर्जी कंजर्व्ड होती है। और ये सेंट्रल फोर्सेस भी हैं, मतलब ये बॉडी के सेंटर टू सेंटर लगेंगे, है ना। जैसे अर्थ किसी एप्पल को खींच रही है तो अर्थ का सेंटर उसे खींच रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वो एप्पल के सेंटर पे जाके लग रहा है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्सेस हो गई, सेंटर टू सेंटर लगने वाली, और ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो इससे एनर्जी कंजर्व्ड होगी। और फंडामेंटल फोर्सेस की बात की जाए तो फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में 4 होती हैं, उस 4 में ये सबसे वीकेस्ट मानी गई है, होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी फंडामेंटल फोर्सेस है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, जनरली जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस हैं, सबसे पहले कांटेक्ट फोर्सेस की बात करते हैं। जैसे मैं अपने हाथ को अपने हाथ पे टच कर लूँ, है ना, तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो कांटेक्ट सरफेसेस में जो कांटेक्ट फोर्स आएगी, कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स,
है ना। तो ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। तो ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स से एनर्जी कंजर्व नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में और भी सारे फोर्सेस हैं, जैसे दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स आपने पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसमें एक कुलम्स ने एक लॉ बना दिया था जिसको हम कहते हैं कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ही है, जैसे ये G m1m2/r² क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया है, कुलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये बता रहा था जैसे चार्ज की प्रॉपर्टी होती है ना कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसी की तरह बिहेव करता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स हो गया और ये भी सेंट्रल फोर्स है। इसको कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा k q1 q2/r², है ना। मतलब लाइक चार्जेस रिपेल हो सकती है या फिर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ये k आपका कुलम्स कांस्टेंट है। तो इसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेज आई जिससे एनर्जी कंजर्व नहीं है, फिर आपकी कुलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आई। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है ना। अब कंजर्वेटिव फोर्स है तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी कंजर्व्ड होगी। इसी तरह से दो मैग्नेट में पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना। मैग्नेट हमेशा पेयर में आता है, तो मैग्नेट के बीच में भी एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो भी सेंट्रल फोर्स है और उसका भी फॉर्मूला कुछ इसी तरह से होगा और वो भी आपका एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में आते हैं। हर मैग्नेटिक फील्ड में आपका एक फोर्सेस जनरेट हो जाती है। तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स थ्योरीज हैं जो हम क्लास 12 में पढ़ेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स होगी, एनर्जी होगी और कंजर्व्ड हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देती है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑसिलेट करेगी तो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगी। तो ये सब सारी चीज़ें हमें 12th में पढ़नी है। तो फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें, है ना, तो इसमें अगर बिल्कुल फंडामेंटल, देखो एक तो फंडामेंटल फोर्सेस हो गए और एक होता है आपका फंडामेंटल पार्टिकल, है ना। तो जो फंडामेंटल पार्टिकल मानी गई है साइंस फिजिक्स में वो आपका 3 है। पहला क्या है आपका प्रोटॉन, दूसरा है आपका न्यूट्रॉन और तीसरा है आपका इलेक्ट्रॉन, है ना। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, ये तीनों मिलकर के एटम बनाते हैं। तो एटम का सिंबल कैसा आएगा आपका, है ना, ये। तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है बाहर बाहर और इसमें काफ़ी स्पेस है। और ये जो मैंने प्लस साइन बनाया ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में अंदर में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल पार्टिकल है, और प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ये 0 है, न्यूट्रल चार्ज है, और ये निगेटिवली चार्ज है, ठीक है। तो जितना प्रोटॉन पे चार्ज होता है उतना ही न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है ना। तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इज प्लस ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0। तो ये न्यूक्लियस की कंसिस्टेंस हो गई। अब अगर हम मास की बात करें तो इसमें सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल आपका न्यूट्रॉन है ना। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड चूंकि न्यूक्लियस में है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लाइटेस्ट, ये लाइटेस्ट है, सबसे हल्का है, ठीक है। ये न्यूक्लियस में नहीं है, इससे बाहर है, ठीक है। तो इस फंडामेंटल पार्टिकल में अगर मैं एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन ले लूं तो ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं, ठीक है।
एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाली जाए, है ना, और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाली जाए, तो ऐसा देखा गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इतना स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो वो मेरा कहने का सेंस बस इतना सा था कि फंडामेंटल फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक हो जाएगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे काफ़ी स्ट्रांग फोर्स है। उसके बाद आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये डिफाइन किया गया है, और स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, ये सब डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक हल्की सी आइडिया दूंगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, जैसे सॉरी ये एटम है और ये न्यूक्लियस है। आपको पता है न्यूक्लियस में क्या है, ये एटम है और ये न्यूक्लियस है ना। साइज ऑफ एटम लगभग 1 एंगस्ट्रॉम मानी गई है, मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और साइज ऑफ न्यूक्लियस 1 फर्मी मीटर है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर है। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस काफ़ी छोटा है और इनके बीच में एक खाली जगह है, बहुत सारा खाली जगह है आज की थ्योरी के हिसाब से, है ना। ये इलेक्ट्रॉन है और इसमें क्या आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो न्यूक्लियर प्रोसेस जो है, न्यूक्लियर फोर्स जो है एक सर्टेन प्रोसेस में ही आता है। ये जो वीक, अगर मैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करूं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। ये इस नाम है वीक, तो एक्चुअली में ये दोनों मिलकर न्यूक्लियर फोर्स ही बनाते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर किसको बोली जा रही है कि ये सर्टेन न्यूक्लियर फेनोमेना में अपीयर होता है। अब उसी में जैसा एक एग्जांपल है आपका बीटा डीके, एक सिंपल सा एग्जांपल है जो आप पढ़ेंगे 12th में। ये है आपका बीटा डीके। जनरली डीके 3 तरह की होती है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो एक आपका बीटा डीके आ गया। इसमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस एमिट्स, है ना, ये निकाल देता है एक इलेक्ट्रॉन, एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन and an uncharged particle called neutrino। देखो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी बीटा डीके एक होता है जिसमें क्या होता है कि प्रोटॉन टूट जाता है ना। प्रोटॉन टूट करके, सॉरी, है ना, इसमें से एक रिलेशन आती है जिसमें हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से एक इलेक्ट्रॉन निकला, चाहे वो प्रोटॉन के डिसइंटीग्रेशन से हो, तो प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट करेगा, टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और एक अनचार्ज पार्टिकल बना देगा, न्यूट्रिनो। ऐसे डीके को ही हम बीटा डीके कहते हैं। मैं सिंपल तरीके में बता रहा हूँ, डिटेल नहीं जा रहा, क्योंकि अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 12th के इसके लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स में इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स के एक एग्जाम्पल है। इसके एक और एग्जाम्पल है जैसे वान डेर वाल्स फोर्स होता है ना। तो वान डेर वाल्स फोर्स गैसियस इक्वेशन में आती है, तो उसमें जो फोर्स लग रही है ना वान डेर वाल्स फोर्स, वो एक्चुअली में वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो वो उस टाइम पढ़ेंगे। कहने का मतलब आप ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स आती जा रही है, और सबसे स्ट्रॉन्गर फोर्स आपका है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये क्या होता है कि जैसे आप न्यूक्लियस पे ध्यान दीजिए, है ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो आप देखो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन हो सकते हैं, तो प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करके बाहर निकल जाएगा ना। तो ये न्यूक्लियर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये प्रोटॉन के बीच में लग रहा है।
प्रोटॉन प्रोटॉन है ना, तो जिससे रिपेल हो सकता है ना उसको ये बाहर जाने नहीं दे रहा, रोक के रखा है, अट्रैक्ट करके रखा हुआ है ना, बाहर नहीं जाने देगा। आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस में इसको बाउंड करके रखा है। तो ये न्यूक्लियर फोर्स होता है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। इतने पेयर्स में ये आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं जो इनको न्यूक्लियस के अंदर बांध के रखे हुए हैं, इसको जाने नहीं दे रहा। ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियर फोर्स चाहे वो वीक हो या स्ट्रांग हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रांग है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से भी स्ट्रांग है। ठीक है, तो यही आपको सारे आपके फंडामेंटल फोर्सेस हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना था। अब आपकी मेन फिजिक्स स्टार्ट होगी यूनिट एंड डायमेंशन से, क्लास 11 चैप्टर 3 से। ठीक है, ये तो अभी तक का सारा इंट्रोडक्शन था। ओके, थैंक यू।